गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग ये राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान एकीकरण के चरण। ठीक है, तो जितने भी चरण हैं 7 चरण हैं, सातों को हम कोड के साथ में, ट्रिक के साथ में करेंगे और किस चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई है उन रियासतों को भी हम ट्रिक के साथ में बड़ी आसानी से याद रखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-4 बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो राजस्थान के 7 चरण है एकीकरण के, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो देखो, बात की जाए राजस्थान एकीकरण की, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ये सबको पता है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण वो किया गया रियासती विभाग द्वारा, रियासती विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये जो रियासती विभाग वगैरह है, इसके कौन अध्यक्ष थे, कौन सचिव है, तो इसकी पहले एक मैं फैक्ट वाली क्लास डाल चुका हूं, जस्ट इससे पहले की क्लास है, उसको जाकर भी आप देख लेना। ठीक है, और अगर बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। और अगर बात की जाए कि भाई एकीकरण किया गया तो कितनी रियासतें थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने और प्लस एक चीफ सिफ कह दो या इसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, अजमेर मेरवाड़ा था। तो इन सब चीजों का विलय किया गया था। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान एकीकरण के कौन कौन से चरण रहे, कौन उसके उद्घाटन करता रहे, कौन उप राज प्रमुख या राज प्रमुख रहे, ठीक है, और कौन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, तो देखो, बात की जाए राजस्थान एकीकरण की। ठीक है, तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण के लिए आपको कोड याद रखना है। जो चरण है एकीकरण के, उन एकीकरण के चरणों के लिए आपको कोड याद रखना है। कोड क्या याद रखना है? मापू सब सराब। ठीक है, मापू सब सराब, ये वाला कोड आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी कोड से आपको जो राजस्थान के जितने भी वो है एकीकरण के चरण है, जो जो नाम पड़े, किस चरण में क्या नाम पड़ा, वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो कोड क्या है हमारा? मापू सब शराब। ठीक है, मैं से हो गया मत्स्य संघ, मैं से कौन सा संघ हो गया? मत्स्य संघ हो गया। पू से हो गया पूर्वी राजस्थान। दूसरा चरण जो था वो क्या कहलाया? पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण में बन गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण में बन जाएगा वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। पांचवा चरण जो है उसको कहा गया संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, रा से क्या बन जाएगा? रा से बन जाएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और वैसे हो जाएगा वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। ठीक है, तो ये इसके चरण है। अब हमको डेट समेत याद रखना है कि किस चरण की स्थापना कब की गई, यानी कि कौन सा चरण कब बना,
एक एक डेट आपको तारीख के समेत याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मत्स्य संघ की देखो बात की जाए तो मत्स्य संघ की जो स्थापना है वो 18 मार्च 1948 को हुई है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई है। संयुक्त राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई है। और अगर बात की जाए वृहद राजस्थान की तो वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1948 को 1949 को की गई है, ठीक है। संयुक्त वृहद राजस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई है। राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि भैया इनकी राजधानियां क्या क्या थी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या हो गई? राजधानी, ठीक है। तो देखो जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ की राजधानी था अलवर, ठीक है। उसके बाद में राजधानी बन गया कोटा। तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी बन गया था उदयपुर। चौथा चरण आ गया वृहद राजस्थान में राजधानी बन गया जयपुर और उसके बाद में जयपुर ही राजधानी रहा था। राजधानी के बाद में अगर हम बात करें कि भैया इनका राज्य प्रमुख या राज्यपाल कौन था, ठीक है। तो राज प्रमुख या इसी को क्या कह देंगे? राज्यपाल कह देंगे, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद को स्टार्ट कर दिया गया। राज्यपाल का जो पद है उसका सृजन किया गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, तो एक बार वो भी क्लास आप लोग देख लेना, उसमें सारे फैक्ट ही फैक्ट भरे पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भैया राज प्रमुख या राज्यपाल कौन थे, तो उसके लिए आप कोड याद रख लेना, उभी भूमि, ठीक है। उभी भूमि कोड याद कर लेना। ऊ से हो जाएगा उदय भान सिंह, ऊ से कौन हो गया? उदय भान सिंह। भी से हो गया भीम सिंह था कोटा का, अभी आगे हम लिख लेंगे क्लियर एकदम, भीम सिंह, ठीक है। भू से हो गया भूपाल सिंह, ठीक है। और उदयपुर का था ये। और बात करें मी से हो गया मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड, और ये जयपुर का शासक था। उसके बाद में यही रहा। और 5वें 6ठे चरण में भी जो राज प्रमुख है वो कौन रहा? मानसिंह सेकंड रहा। 7वें चरण के अंदर जो राज प्रमुख है उसका पद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन किया गया और राजस्थान का जो पहला राज्यपाल बना उसका नाम याद रख लेना आप, सरदार दुर्मुख निहाल सिंह, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है, तो सरदार दुर्मुख निहाल सिंह राजस्थान का पहला राज्यपाल है, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की, ठीक है। राजस्थान में किस चरण में कौन मुख्यमंत्री रहा या प्रधानमंत्री रहा? तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके लिए भी अपने पास एक कोड है, ठीक है। कोड क्या है? तो कोड आपको याद रखना है, शोभा गोकुल की मणि हीरा में, ठीक है। शोभा गोकुल की मणि हीरा में, ये हमारा कोड हो जाएंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों के। शोभा से हो गया शोभाराम
कुमावत। ठीक है, तो ये बताओ मत्स्य संघ का मुख्य प्रधानमंत्री कौन था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। ठीक है, दूसरा हमको ध्यान में रखना है गोकुल, तो गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। ठीक है, मणि, मणि से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा जो है वो प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर इसके बाद में आ जाएंगे हीरालाल शास्त्री, चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री, चौथे चरण में भी यही रहेंगे, पांचवें चरण में भी यही रहेंगे और छठे चरण में भी यही रहेंगे। सातवें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री न बनकर क्या बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, तो सातवें चरण में कौन आ गए? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया उद्घाटनकर्ता कौन थे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार देखते ही याद हो जाएगा, विश्वास रखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान रखना है कि भाई उद्घाटनकर्ता कौन किसका था। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें से इरेज करना पड़ेगा, तो यहां से मिटा देते हैं उद्घाटनकर्ता, बीच वाला ही मिटा देते हैं। तो देखो उद्घाटनकर्ता कौन कौन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटनकर्ता यानी कि किस चरण का कौन उद्घाटन करता था। तो देखो पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन करता था उसका नाम था एनवी गॉडगिल। पहले चरण का भी उद्घाटन करता है, दूसरे चरण का भी उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल है। तीसरे चरण का जो उद्घाटन करता है वो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण का जो उद्घाटन करता है वो है वल्लभ भाई पटेल। पांचवें, छठे और सातवें चरण में उद्घाटन नहीं हुआ। ठीक है, 4 चरणों तक ही उद्घाटन हुआ। पांचवें, छठे और सातवें चरण में किसी प्रकार का कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको एक अच्छी तरह से बना लीजिए, एक बार अच्छी तरह से कोडों को देख लेना, इन कोडों के साथ में याद कर लेना, आपको बड़ी आसानी से ही याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस चरण में क्या हुआ। ठीक है, किस किस रियासत का कैसे कैसे विलय किया गया, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण क्या कहलाया? मत्स्य संघ कहलाया। ठीक है, मुझे यह बताओ कि मत्स्य संघ नाम किसके सुझाव पर दिया गया? ठीक है, मत्स्य संघ जो नाम है ये किसके सुझाव पर दिया गया, आप लोगों को यह बताना है। ठीक है, तो प्रथम चरण कौन सा हो गया? प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या नाम दिया गया? प्रथम चरण में नाम दिया गया मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की स्थापना हुई है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई है। ठीक है, विलय, इसमें किस किस का विलय किया गया? तो मत्स्य संघ में 4 रियासतों प्लस 1 ठिकाने का विलय किया गया। ठीक है, 1 ठिकाने का इसमें विलय किया गया। अब ये 4 रियासतें कौन सी थी? तो इन 4 रियासतों के लिए कोड याद रखना, ए बी सी डी। क्या कोड याद रखना है? ए बी सी डी। ए से हो गया अलवर, बी से भरतपुर, सी से हो गया करौली और डी से हो गया धौलपुर। ठीक है, तो इन सब का विलय किया गया। ठीक है, प्लस 1 ठिकाना, ठिकाने का कौन से ठिकाने का विलय किया गया? तो नीमराणा, नीमराणा ठिकाने का भी विलय किया गया इसी में। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ नाम दिया गया। मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पर लिख लेना, कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर, कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम दिया गया। ठीक है,
और क्या याद रखना है? तो और हमें याद रखना है कि भैया ये जो मत्स्य संघ था इसकी राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है। राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो हो जाएगा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, उदयभान सिंह था धौलपुर का। ठीक है। वैसे तो अलवर वाले को ही बनाया जा रहा था, लेकिन जो अलवर का शासक था उसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का मुकदमा चल रहा था, इसलिए उसको न बनाकर उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे उनको क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, कि भाई इसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री इस वक्त था शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। ठीक है। और अगर बात की जाए उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता कि भैया इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो एनवी गॉडगिल इसका उद्घाटनकर्ता था। और यहीं पर एक बात और याद रख लेना कि जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है उसी के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। और क्या ध्यान रखना है? तो और आपको ध्यान में रखना है शपथ लेने वाले अन्य मंत्री। ठीक है। अन्य मंत्री कौन कौन से थे इसके नीचे लिख लेना। अन्य मंत्री कौन कौन से थे? तो 4 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम याद रखना है गोपीलाल यादव। पहले हो गए गोपीलाल यादव। दूसरा जो है, दूसरा नाम आपको याद रखना है मास्टर भोलेनाथ। मास्टर भोलेनाथ। नंबर 3 पर आपको जो नाम है वो याद रखना है चिरंजी लाल। चिरंजी लाल। और नंबर 4 पे जो नाम आपको याद रखना है उनका नाम है डॉक्टर मंगल सिंह। तो ये 4 जो व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों ने भी मंत्रियों के रूप में शपथ ली थी। इतना सब कवर करोगे तब जाकर पहला चरण कंप्लीट होगा। तो पहले चरण के अंदर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 रियासतों का विलय किया गया, एक ठिकाने का विलय किया गया। 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। दोसा मत करना, धौलपुर होएगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड चरण की, दूसरे चरण की। तो ये था पहला चरण। पहले चरण के बाद में दूसरा चरण, द्वितीय चरण। तो देखो अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में 9 रियासतों और एक ठिकाने का विलय किया गया। ठीक है। सेकंड चरण में 9 रियासत और एक ठिकाने का विलय किया गया। दूसरा हो गया द्वितीय चरण। ठीक है। और ये जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण के अंदर, द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया? तो पूर्वी राजस्थान इसको नाम दिया गया, पूर्वी राजस्थान। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई है 25 मार्च 1948 को। ठीक है। विलय, इसमें किस किस का विलय किया गया? तो इसमें 9 रियासतों प्लस एक ठिकाने का विलय किया गया। ठीक है। अब ये जो 9 रियासतें हैं, इन 9 रियासतों के लिए कोड आपको ध्यान में रखना है। बापू किसको झाड़ू बांटे? बापू किसको झाड़ू बांटे? कुशलगढ़ में। बापू किसको झाड़ू बांटे? कुशलगढ़ में। ये क्या हो गया? इसका कोड हो गया। तो 9 रियासतें कौन कौन सी होगी? देखो 9 रियासतों के लिए कोड हो गया बापू की सको किसको झाड़ू बांटे। ठीक है। कहां पर? कुशलगढ़ में। बापू किसको झाड़ू बांटे? कुशलगढ़ में। तो बै से क्या हो जाएगा? बै से हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। पू से हो जाएगा प्रतापगढ़। की से हो जाएगा किशनगढ़।
सह सह से हो जाएगा शाहपुरा, भीलवाड़ा में पड़ती थी, ठीक है, शाहपुरा। को से हो जाएगा कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, ठीक है, बां से हो जाएगा बूंदी, और ते से हो जाएगा टोंक, ठीक है। तो बापू किसको झाड़ू बांटे? कुशलगढ़ में। कुशलगढ़ क्या है? कुशलगढ़ जो है वो ठिकाना है। कुशलगढ़ क्या है? कुशलगढ़ ठिकाना है। तो विलय किस किस का हुआ? 9 रियासतों का और एक ठिकाने का इसमें विलय किया गया है, ठीक है। तो ये आपको कोड याद रखना है, बापू किसको झाड़ू बांटे? कुशलगढ़ में। और अगर बात की जाए तो देखो मेन बातें क्या हो जाएगी? तो मेन बातें हो जाएगी द्वितीय चरण की कि सर्वाधिक रियासतों का विलय, सर्वाधिक रियासतों का विलय इसी चरण में हुआ, ठीक है। सर्वाधिक रियासतों का विलय इसी चरण में हुआ। और दूसरी बात आपको यहां पर ये याद रखनी है कि जब बांसवाड़ा का विलय हो रहा था तो बांसवाड़ा का शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह का एक कथन आपको याद रखना है कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई द्वितीय चरण की। वही अब ध्यान रखना है कि भाई द्वितीय चरण में राजधानी क्या बन गई? तो द्वितीय चरण में जो राजधानी है वो बन गई थी कोटा, ठीक है। द्वितीय चरण में राजधानी क्या हो गई? कोटा, ठीक है। और राज प्रमुख कौन बन गया? तो राज प्रमुख जो है वो बन गया भीम सिंह। और भीम सिंह कहां का है? कोटा का है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बन गया इस वक्त? तो प्रधानमंत्री बन गया गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री इसमें बन गया गोकुल लाल असावा। और आपको क्या ध्यान में रखना है? उद्घाटनकर्ता। तो इस चरण का जो उद्घाटन करता है, उस चरण के उद्घाटनकर्ता का नाम भी क्या होगा? एनवी गॉडगिल। तो एनवी गॉडगिल जो है वो इस चरण का उद्घाटन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तृतीय चरण की, तीसरे चरण की जाए तो तीसरे चरण की जो स्थापना की गई वो की गई थी 18 अप्रैल 1948 को, और तीसरे चरण को नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तो तीसरा चरण, तीसरे चरण को क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया तीसरे चरण को। तीसरा चरण, और इसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। विलय, इसमें क्या विलय किया गया? तो इसमें देखो पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को जोड़ दिया गया, उदयपुर को जोड़ दिया गया। यानी कि जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में उदयपुर को और शामिल कर दिया गया। मत्स्य संघ अलग पड़ा है, अभी मत्स्य संघ शामिल नहीं हुआ है, केवल दूसरे और तीसरे चरण को मिलाया है। तीसरे चरण में केवल उदयपुर को लिया गया है और उदयपुर को पूर्वी राजस्थान में मिला दिया गया है। यानी कि चरण 2 में उदयपुर जोड़ा गया, ठीक है। चरण 2 में क्या किया गया?
उदयपुर को जोड़ दिया गया। और हमें क्या ध्यान रखना है, राजधानी, तो यहां की जो राजधानी है वो बन गई थी उदयपुर। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता है इसके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता हो गए। और अगर बात की जाए उद्घाटनकर्ता के बाद में कि भाई यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख हो जाएंगे महाराजा भूपाल सिंह। ठीक है, महाराणा कह दो, महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर के हैं ये। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री इस वक्त बन गए माणिक्यलाल वर्मा, प्रधानमंत्री इस वक्त हो गए माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा तीसरा चरण। तीसरे के बाद में बात करेंगे चौथे चरण की, ठीक है, जिसको कहा गया है वृहद राजस्थान। ठीक है, तो वृहद राजस्थान में क्या किया गया, ये दूसरा और तीसरा चरण जो है इसके अंदर 4 और रियासतों को जोड़ दिया गया। ठीक है, 4 बड़ी रियासतों को इसमें जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना भाई थोड़ा सा। संयुक्त राजस्थान के बाद में चौथा चरण क्या आ जाएगा, वृहद राजस्थान। नंबर 4 चौथा चरण हो जाएगा वृहद राजस्थान। और चौथा चरण कब का है, तो चौथा चरण जो है यह है 30 मार्च 1949 का। ठीक है, तारीख याद रखनी है, डेट समेत याद रखनी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, डेट पूछ लेते हैं, तारीख पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का। विलय किसका किया गया इसमें, तो देखो इसमें विलय किया गया संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया, 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। ठीक है, संयुक्त राजस्थान कैसे बना, तो जो संयुक्त राजस्थान है वो दूसरे चरण प्लस तीसरे चरण को मिलाकर बना। दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, बापू किसको झाड़ू बांटे कुशलगढ़ में। तीसरे चरण में उदयपुर जुड़ गया तो टोटल 10 रियासतें हो गई। इसमें 4 और बड़ी रियासतों का विलय हो गया तो कितनी हो गई, 14 रियासतें हो गई। ठीक है, तो यहां पर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया प्लस एक ठिकाने का भी विलय किया गया। तो देखो तीनों ठिकानों का विलय हो गया है। ठीक है, पहले में हुआ था मत्स्य संघ में नीमराणा का, दूसरे में कुशलगढ़ ठिकाने का हो गया, और जो ये हमारा चौथा चरण है इसके अंदर जो हमारा लावा ठिकाना रहेगा, लावा ठिकाने का भी हमारा इसमें विलय हो जाएगा। ठिकानों के बारे में मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा कर्क रेखा के दक्षिण में है, सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। विलय हो गया। अब ये 4 बड़ी रियासतें कौन सी जुड़ी है, ये जो 4 बड़ी रियासतें हैं, ये 4 बड़ी रियासतें कौन सी जुड़ी है, तो इसके लिए कोड याद कर लेना, जय 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 बीकानेर। ठीक है, जैसे हो गया जयपुर, जैसे हो गया जैसलमेर, जैसे हो गया जोधपुर, और बी से बीकानेर है। ठीक है, और ठिकाना कौन सा हो गया, प्लस लावा ठिकाने का इसमें विलय किया गया। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है जिसका नाम है पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। अब ये समिति क्या है साहब, तो पी सत्यनारायण राव समिति जो है इसी ने ही राजस्थान में विभागों का बंटवारा किया है और इसी के कहने पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मेन बातें लिख लेते हैं। इसकी सिफारिश पर पेयजल सुविधा के आधार पर, पेयजल सुविधा के
आधार पर जयपुर को, पेयजल सुविधा के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, जयपुर को क्या किया गया, यहां पर राजधानी बनाया गया। ठीक है, और इसी की सिफारिश पर विभागों का बंटवारा हुआ। इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर विभागों का भी बंटवारा हुआ। विभागों का बंटवारा हुआ। जैसे राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को बना दिया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय किसको दे दिया गया, तो उच्च न्यायालय दे दिया गया जोधपुर को। ध्यान रखना भाया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यार कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो जोधपुर के किसको दे दिया गया, उच्च न्यायालय जोधपुर को दे दिया गया। ठीक है, शिक्षा विभाग किसको दिया गया भाई, शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को। ठीक है, आरपीएससी किसे दिया गया, आरपीएससी किसे दिया गया, तो आरपीएससी दिया गया अजमेर को। ठीक है, वन विभाग वन विभाग दिया गया कोटा को। ठीक है, खनन विभाग, खनन विभाग दिया गया उदयपुर को। खनन विभाग किसे दिया गया, उदयपुर को। और कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। कृषि विभाग किसे दिया गया, भरतपुर को दिया गया। और क्या ध्यान रखना है, तो और ध्यान रखना है राजधानी, तो यहां पर राजधानी बन गई जयपुर, जो राजधानी ही रहेगी। वो शुरू में वो बनवाया था ना, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। राज प्रमुख कौन रहा, तो यहां पर राज प्रमुख बन गया मानसिंह सेकंड, जयपुर का था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बन गया, तो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बन गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारे वरहद राजस्थान की, यानी कि चौथे चरण की। चौथे चरण के बाद में हम बात करेंगे पांचवें चरण की। ठीक है, तो जो पांचवा चरण है उसको क्या नाम दिया गया, संयुक्त वरहद राजस्थान दिया गया नाम। अब देखो यहां पर एक बात थोड़ी सी और ध्यान रख लेना, चौथे चरण के अंदर ही वरहद राजस्थान वाले में जोधपुर का जो शासक था, देखो जोधपुर का जो शासक था इसका नाम था हनुमंत सिंह। जोधपुर के शासक का नाम था हनुमंत सिंह। ये जो हनुमंत सिंह है ये भारत में विलय नहीं चाहता था। हनुमंत सिंह जो है ये जिन्ना से मिला और भोपाल के नवाब के साथ मिलकर पाकिस्तान जाना चाहता था, यानी कि पाकिस्तान में ये जोधपुर का विलय करवाना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां पर जोधपुर के अंदर एक अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम था रियासती अखबार। ठीक है, रियासती अखबार। और इस रियासती अखबार का जो राइटर था उसका नाम था सुमनेश जोशी। संपादक जो था यहाँ का उसका नाम था सुमनेश जोशी। तो सुमनेश जोशी ने इस साजिश का भंडाफोड़ किया। सुमनेश जोशी ने अखबार में एक खबर छाप दी कि हनुमंत सिंह गड़बड़ मामला कर रहा है, ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहा है, इसका कुछ इलाज किया जाए। ठीक है, तो ये बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर एक टेबल के ऊपर एक पिस्टल रख दी और एक विलय पत्र रख दिया। हनुमंत सिंह को बोला कि भाई या तो विलय पत्र पर साइन कर, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। तो इसी को ही घटना को नाम दिया गया पेन एंड पिस्टल कांड। ठीक है, तो पेन एंड पिस्टल कांड भी जो है ये चौथे चरण के दौरान हुआ था। ठीक है, पेन एंड पिस्टल कांड हुआ किसके दौरान हुआ है, चौथे चरण के दौरान हुआ था पेन एंड पिस्टल कांड। और पेन एंड पिस्टल कांड जो है इससे पहले वाली जो क्लास है राजस्थान एकीकरण की फर्स्ट नंबर जो फैक्चुअल क्लास है जस्ट इससे पहले डाली हुई है, उस क्लास के अंदर आपको एकदम क्लियरली मिल जाएगा, इसीलिए मैं इसको वहां पर दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो ये था चौथा चरण। चौथे चरण के बाद हम बात करेंगे पांचवें चरण की, संयुक्त वरहद राजस्थान, दोनों को मिला दिया गया। तो नेक्स्ट जो पांचवा चरण है उसको नाम दिया गया है संयुक्त वरहद राजस्थान।
पांचवा चरण, पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। कब का है पांचवा चरण? तो भाई पांचवा चरण जो है ये है 15 मई 1949, 15 मई 1949 का ये पांचवा चरण है। थोड़ी सी खांसी हुई भी है, माफ करना भाई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, विलय किसका किया गया? तो इसमें विलय किया गया मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जितने भी चरण है सबको मिलाकर एक कर दिया गया। दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो साथ में चल ही रहे थे। दूसरे में तीसरे में, दूसरे को तीसरे मिलाया, दूसरे तीसरे को चौथे मिलाया, ठीक है, ये तो चल ही रहे थे। मत्स्य संघ भी लाकर इसमें जोड़ दिया गया, मतलब कि पांचों के जो शुरू के 4 चरण थे सबको मिलाकर एक कर दिया गया। तो विलय किसका किया गया? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया शंकर देव समिति की सिफारिश पर, शंकर देव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया। तो याद रखना, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में जो विलय किया गया वो कौन से में किया गया? 5वें चरण में किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया। कौन सी समिति के सिफारिश पर किया है? तो शंकर देव समिति की सिफारिश पर किया गया है। यहीं पर ध्यान रखना है आपको कि दौसा का विलय किया गया, दौसा का विलय किया गया, लेकिन दौसा रियासत नहीं था, दौसा रियासत नहीं थी। दौसा जो था वो किसी प्रकार की कोई रियासत नहीं थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वही ध्यान में रखना है, राजधानी जयपुर हो गई, राज प्रमुख ध्यान में रखना है, मानसिंह सेकंड है, प्रधानमंत्री ध्यान में रखना है, हीरालाल शास्त्री है, और इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 5वें चरण की बात। 5वें चरण के बाद अगर बात करें छठा चरण, तो छठे चरण में किसकी स्थापना हो गई है? राजस्थान संघ की स्थापना हो गई है। छठे चरण को नाम दिया गया है राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ की जो स्थापना है वो हुई है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। विलय किसका किया गया इसमें? तो इसमें सिरोही का विलय किया गया, सिरोही का विलय किया गया, परंतु आबू दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाया गया, गुजरात में मिलाया गया। आबू दिलवाड़ा जो है इसको किसमें मिला दिया गया? गुजरात में मिला दिया गया। यहीं पर हीरालाल शास्त्री का एक स्टेटमेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखते हुए कहा था कि सिरोही का मतलब है गोकुलबाई भट्ट, और बिना गोकुलबाई भट्ट के हम राजस्थान नहीं चला सकते, ठीक है। तो यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख देता हूं, कथन, कथन किसका है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के अनुसार सिरोही का मतलब है, सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, तथा गोकुल भाई के बिना, गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते, ठीक है। कुल मिलाकर बात यही है कि हीरालाल शास्त्री चाहते थे कि सिरोही जो है, पूरा का पूरा सिरोही जो है वो राजस्थान में आ जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे छठे चरण की। फिर वही ध्यान रखना है आपको, राज प्रमुख कौन है?
प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, तो सब सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे शुरू में जो सारणी बनाई थी उसके अंदर आपको अपन को सारा मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमको बात करनी है 7वां चरण, और जो 7वां चरण है उसका नाम है वर्तमान राजस्थान। तो 7वां चरण हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। और 7वां चरण जो है ये कब आया, 1 नवंबर 1956 को, 7वां चरण। ठीक है, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान में क्या किया गया, तो विलय किया गया 2 जगहों का। पहला आप ध्यान रखना, पहला तो विलय किया गया आबू दिलवाड़ा का, आबू दिलवाड़ा का विलय। ठीक है, ये किया गया। और दूसरा याद रखना कि झालावाड़, झालावाड़ के सिरोंज को, झालावाड़ के सिरोंज को एमपी को दिया गया। ठीक है, झालावाड़ का जो सिरोंज है, झालावाड़ का सिरोंज को एमपी को दिया गया। ठीक है, तथा एमपी से सुनेल टप्पा लिया गया, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा लिया गया। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और तीसरा ध्यान रखना है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया। और अजमेर मेरवाड़ा क्या है, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ सिट था। ठीक है, एजीजी का ऑफिस यहीं पर हुआ करता था। ठीक है, तो इसका विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ है, 7वें चरण में हुआ है। ठीक है, यहीं पर 1-2 बातें हैं, उनको आप लोग स्टार बनाकर एकदम अच्छी तरह से थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, देखो जब अजमेर का विलय किया गया तो अजमेर का खुद का प्रधानमंत्री, क्योंकि अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। थोड़ा खांसी जुकाम हो रखी है बड़ी तेज। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, विलय के समय अजमेर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जो अजमेर की विधानसभा थी उसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान रख लेना, फजल अली, फजल अली, फजल अली कौन थे, तो फजल अली की सिफारिश पर ही आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई 7 चरणों के बारे में। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों के बारे में ये हमारी मेन बातें हो गई। ठीक है, इसके बारे में फिर कुछ थोड़े से फैक्ट हैं वो याद रखने हैं। जो मेन फैक्ट थे वो मैं इससे पहले की क्लास में करवा चुका हूं कि 2 चरणों में कौन सी रियासत का विलय हुआ, सिरोही का हुआ, तो ये सारे मैं करवा चुका हूं। सबसे पुरानी रियासत, सबसे नई रियासत, सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत, सबसे कम आबादी वाली रियासत, सबसे बड़ा ठिकाना, ये सब फैक्ट करवा चुका हूं। तो यहाँ पर 2-4 फैक्ट है जो रह गए हैं, उनको अपन कवर कर लेते हैं।
तो देखो क्या क्या फैक्ट रह गए, 2-4 फैक्ट है, बस उनको आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट्स कौन कौन से फैक्ट ध्यान में रखने हैं? तो पहला आपको ध्यान में रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है? 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब आया है? तो इसका अधिनियम आया है 1 नवंबर 1956 को, इसका अधिनियम का मतलब आयोग का अधिनियम आया है। और अगर बात की जाए राजस्थान दिवस, यहां कंफ्यूज मत होना भाई, देखो राजस्थान दिवस पूछे खाली तब तो 30 मार्च, और अगर आपसे राजस्थान स्थापना दिवस पूछे, राजस्थान स्थापना दिवस, तो आपको करना है 1 नवंबर। कंफ्यूज नहीं होना है, एक जैसे सवाल है। ठीक है, खाली अगर राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस तो 1 नवंबर आपको कर देना है। ठीक है, सर्वप्रथम राम मनोहर लोहिया, सर्वप्रथम राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की बात की। ठीक है, सर्वप्रथम जय नारायण व्यास, सर्वप्रथम जय नारायण व्यास ने वृहद राजस्थान की बात की, वृहद राजस्थान की बात की। ठीक है, तो ये होगी मेन फैक्ट वाली बात। बाकी जो फैक्ट है इससे जस्ट पहले वाली क्लास में करवाए हुए हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, होप तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।